बहुत पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। एक दिन राम अपने खेत में मेहनत से काम कर रहा था कि तभी वहां श्याम आ गया। अरे भाई राम, क्यों इतनी मेहनत करते हो? इतनी मेहनत करके भी तुम अमीर नहीं बन सकोगे। जानता हूँ भाई कि इस खेती बाड़ी से मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, पर पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना हम कोई राजकुमार थोड़ी ना है जो बिना मेहनत किए सुबह शाम आराम से तरह तरह के व्यंजन खाएं। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है। हम आम जनता है जिन्हें मेहनत की रोटी का ही सहारा है। कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। पर ये सब छोड़ो और घर चलो, बहुत तेज भूख लगी है। जब तुम यहाँ आए थे मैं तभी समझ गया था कि तुम्हें भूख लगी होगी। चलो चलते हैं। इसके बाद दोनों घर जाने लगे। तुम्हें पता है राम, जब तक मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खा लेता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। वाकई तुम्हारे हाथों में गजब का स्वाद है। स्वाद नहीं बल्कि जादू है, जादू। वैसे ये बताओ, तुम शादी कब कर रहे हो? अरे सोच ले श्याम, अगर मैंने शादी कर ली ना तो फिर तेरे लिए खाना मैं नहीं बनाऊंगा, तेरी भाभी बनाएगी। अब क्या पता तेरी भाभी के हाथ का खाना तेरे पेट को रास आए या नहीं, और अगर नहीं आया तो फिर माफ करना भाई, मैं दुल्हन तो एक्सचेंज नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है भाभी जी भी उतना ही स्वादिष्ट भोजन बनाएंगी जितना कि तुम बनाते हो, क्योंकि मैं उनके हाथ का भोजन चख चुका हूँ। सिर्फ चखा ही नहीं बल्कि भरपेट खाया है। वैसे खाया तो तूने भी है भाई। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने भी भोजन छका है? अरे राम, अब इतने भी भोले मत बन यार। मेरे साथ साथ पूरे गांव को पता है कि मुखिया की इकलौती पुत्री राधा तुम्हें पसंद करती है, और महीने के 15 दिन वही तुम्हारे लिए भोजन लाती है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि तुम भी उसे पसंद करते हो। कुछ देर बाद दोनों घर के सामने पहुंच जाते हैं। राम खाना बनाने जा रहा था कि तभी वहां मुखिया की इकलौती बेटी राधा आ पहुंची। उसे देखते ही राम खड़ा हो गया और उसके पास गया। अरे राधा, तुम इस वक्त यहाँ? कोई काम था क्या? काम नहीं था, तुम्हें खाना देने आई थी। पर तुम तो खुद ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हो राम। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, शाम का खाना मत बनाया करो। माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती हैं, एक तो राम दिन भर खेतों में मेहनत करता है, ऊपर से आने के बाद खाना भी बनाता है। अगर दोबारा तुमने शाम को खाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो तुम। अच्छा ठीक है, मैं कल से खाना नहीं बनाऊंगा, पर तुम नाराज मत होना। उन दोनों की बातें सुनकर बगल के कमरे में मौजूद श्याम भी वहां आ पहुंचता है। अरे राधा, राम का खाना बनाना तुम्हें बुरा लगता है या तुम्हारी माँ को? मुझे तो लगा तुम्हें बुरा लगता है। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरी माँ को लगता है। राम हमारा पड़ोसी है और पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए माँ को बुरा लगता है। अच्छा तुम दोनों खाना खा लेना, मैं चलती हूँ। ये कहकर राधा खाना रखकर वहां से चली गई। राधा के जाने के बाद दोनों मजे से चटकारा लेकर खाना खाने लगते हैं। कुछ भी कहो यार, पर भाभी जी खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। ये खाना राधा ने नहीं बल्कि उनकी माँ ने बनाया है। मैं राधा के हाथ के खाने का स्वाद जानता हूँ। वो इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है। तुम अगर उसके हाथ का खाना खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। हाँ, ये बात तो सही है। तुम्हें नहीं तो और किसे पता होगा राधा के हाथ के खाने का स्वाद। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो? क्या मतलब? क्या आगे? अरे मेरा मतलब है अपनी जीविका चलाने के लिए तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारे पास खेती लायक जो जमीन थी वो तो तुमने बेच दी, और न जाने उस पैसों से कैसा व्यापार किया कि तुम आज तक घाटे में हो। हाँ यार, बात तो तेरी सही है। मेरी जमीन बेचने का फैसला वाकई बहुत गलत था। तेरे मना करने के बावजूद मैंने जमीन बेच दी, और अब देख मेरी हालत। अरे कोई नहीं मेरे दोस्त, जब तक मैं हूँ तू क्यों फिक्र कर रहा है? मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि कल को तेरी भी शादी होगी, तेरी बीवी बच्चे आएंगे। अब तू जैसे जीवन व्यतीत कर रहा है वो तो वैसे नहीं करेंगे ना, उनके लिए तो तुझे कुछ काम करना ही पड़ेगा। मैं क्या कहता हूँ, तू मेरे साथ मेरे ही खेत में लग जा। जो भी फसल होगी हम आधी आधी बांट लेंगे। अरे नहीं राम,
तू क्यों मेरे कारण अपना नुकसान करेगा? मैंने जमींदार से बात की है। देख, कल जाता हूँ उसकी हवेली पर, देखता हूँ क्या काम मिलता है। तू चिंता मत कर, मुझे जल्द ही कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अरे मेरा वो मतलब नहीं है श्याम। गांव में लोग तेरे बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं जिन्हें सुनकर मेरा खून खौल उठता है। मैं तुझे शर्मिंदा करने के लिए ये सब नहीं कह रहा था मेरे यार। अगर तुझे मेरी बातों का बुरा लगा हो तो माफ करना यार। अरे नहीं नहीं राम, मुझे तेरी बातों का बुरा नहीं लगा। तूने मेरे भलाई के लिए ही तो कहा है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वैसे खाना काफी स्वादिष्ट बना था। इसके बाद श्याम वहां से उठकर जाने लगता है। उसके जाने के बाद राम भी उठता है और सोने के लिए जाने लगता है। कुछ देर बाद राम गहरी नींद में सो जाता है। सुबह होते ही राम अपना फावड़ा लेकर अपने घर से खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में ही उसे मुखिया जी आते हुए दिखाई पड़ते हैं। नमस्ते मुखिया जी, इतनी सुबह हमारी बस्ती की तरफ कुछ काम था क्या? हाँ राम, कुछ काम था। वैसे तुम खेत जा रहे हो? जी मुखिया जी, मैं खेत में ही जा रहा हूँ। तुम जैसे मेहनती लड़के को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। मैं तो चाहता था कि अगर भगवान मुझे बेटा दें तो वो तुम्हारे ही जैसा मेहनती हो। ये सुनकर राम हंसने लगता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दोस्त श्याम उस धोखेबाज घमंडी जमींदार के घर गया है काम मांगने? जी मुखिया जी। तुम्हें जमींदार की वास्तविकता तो मालूम है ना कि वो कैसा आदमी है? उसके बाद भी तुमने उसे जाने दिया? अरे नहीं मुखिया जी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आप तो जानते ही हैं, वो अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं। खैर, उसने कहा है कि अगर उसका मन नहीं लगा तो वो मेरे साथ ही काम करेगा। हाँ, यही अच्छा है तुम दोनों के लिए। वो जमींदार सही आदमी नहीं है, गरीबों का फायदा उठाता है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अपने काम पर जाओ, मैं अपने काम पर जाता हूँ। ज्यादा देर बात करते रहे तो दोनों को देर हो जाएगी। जी मुखिया जी, बिल्कुल। इसके बाद मुखिया जी चले जाते हैं। राम अपने आप से कहता है, वैसे बात तो मुखिया जी सही कह रहे हैं, वो जमींदार सच में ठीक आदमी नहीं है। खैर, अगर श्याम को काम पसंद नहीं आया तो वो वापस भी तो आ जाएगा, इतनी चिंता की बात नहीं है। ये कहकर राम भी अपने काम पर निकल जाता है। दूसरी तरफ श्याम जमींदार के सामने खड़ा होता है। ओ, तो तुम ही हो श्याम, जिसे काम की सख्त जरूरत है, बताया था मेरे आदमी ने। जी, मैं ही हूँ वो श्याम। वैसे देखने में तो तुम बहुत पतले दुबले हो, कोई भारी भरकम काम नहीं कर पाओगे। पर तुम्हें पता है ना मेरी शर्तों के बारे में। मेरे पास जो भी काम करने आता है वो वही काम करता है जो मैं उससे करवाना चाहता हूँ, ना कि वो जिसके वो काबिल है। इस बात को तुम समझ लो, और अगर वापस लौटना चाहते हो तो जा सकते हो। नहीं जमींदार जी, काम की बहुत अधिक आवश्यकता है। ठीक है फिर जाओ, पहले मेरा कमरा साफ करो, फिर खेत की ओर चले जाना। वहां मेरे आदमी तुम्हें बता देंगे कि क्या काम करना है। इसके बाद श्याम जमींदार के कमरे में चला जाता है और कमरे में खड़े होकर सोचने लगता है। कहाँ से सफाई शुरू करूं? पूरा का पूरा कमरा ही गंदा है। एक काम करता हूँ, झाड़ू लगाने से शुरुआत करता हूँ। इसके बाद श्याम झाड़ू लगाने लगता है। झाड़ू लगाते हुए जब वो अलमारी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक पुराने कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसे वो उठा लेता है और खोलकर देखने लगता है। ये तो गांव के बाहर तालाब से कुछ दूर पुराने महल में छिपे किसी खजाने का नक्शा है। जरूर वहां बहुत सारा खजाना दफन होगा। इसके बाद श्याम सोचता है, इस समय घर में कोई मौजूद नहीं है। एक काम करता हूँ, इस कागज को चुपके से लेकर निकल जाता हूँ। कल सुबह ही राम को दिखाऊंगा
इसके बाद श्याम जमींदार के घर से दबे पाव निकल जाता है। सुबह होते ही श्याम जमींदार की हवेली पर जाने के बजाय राम के खेत की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे मुखिया जी मिल जाते हैं। अरे श्याम, सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जमींदार ज्यादा काम ले रहा है क्या तुमसे? मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे दोस्त से कि तुम्हें वापस बुला ले, लेकिन उसने कहा कि अगर तुम्हें काम पसंद नहीं आया तो तुम वापस आ जाओगे। क्या हुआ? काम सच में पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं मुखिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मुझे तो किसी और सिलसिले में आपसे बात करनी है। किस सिलसिले में श्याम? मुखिया जी, ये देखिए, ये कागज जो मुझे जमींदार की हवेली से मिला, इसमें गांव के बाहर तालाब से कुछ दूर स्थित उस खंडहर नुमा महल में खजाने का नक्शा है। क्या आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जमींदार काफी देर तक उस नक्शे को बड़ी ध्यान से देखता रहा। श्याम, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? उस महल के बारे में लोग बात करने से डरते हैं। आज तक जो भी उस महल में गया है, कोई भी वहां से वापस नहीं आया। मैं तो कहता हूँ तुम उस महल का विचार अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो। ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद मुखिया जी चले जाते हैं। इसके बाद श्याम सोचता है, कुछ भी हो, लेकिन एक बार राम से बात करनी चाहिए इस बारे में। आखिरकार काफी खजाना वहाँ दफन है। अगर एक बार वो खजाना हाथ लग गया तो जमींदार के घर नौकरी नहीं और ऐशो आराम से जिंदगी जीऊंगा। ये सोचकर श्याम अपने मित्र के खेत की तरफ बढ़ जाता है। श्याम रास्ते भर अपने अमीर बनने के सपने देखता हुआ राम के खेत में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर देखता है तो राम और मुखिया जी की बेटी राधा बैठकर बात कर रहे होते हैं। श्याम को देखकर राम उसके पास आता है और कहता है, अरे श्याम, तुम इस वक्त यहाँ? लगता है जमींदार के कामों से तुम्हारा मन एक ही दिन में भर गया और तुम जल्दी ही समझ गए कि जमींदार अच्छे लोगों के काबिल नहीं। नहीं राम, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुम्हें कुछ दिखाने आया था, ये देखो। राम ध्यानपूर्वक उस नक्शे को देखता है और फिर कहता है, ये तो गांव के बाहर उस खंडहर नुमा महल का नक्शा जान पड़ता है, पर तुम्हें ये कहाँ मिला और तुम इसे मेरे पास क्यों लाए हो? अरे मेरे भोले दोस्त, नीचे की तरफ उस महल के अंदर खजाने का भी चित्र है। इसका मतलब उस महल में ढेर सारा खजाना छिपा है। मैं क्या सोचता हूँ, अगर हम सब उस खजाने को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हम खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन एक समस्या है। जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो मुझे रास्ते में मुखिया जी मिले। उन्होंने उस महल के बारे में काफ़ी रहस्यमय बातें बताईं। क्या बताया मुखिया जी ने? मुखिया जी ने कहा कि उस महल के अंदर जो भी आज तक गया है वो कभी वापस नहीं आया। उस महल के बारे में ज़रूर कुछ अजीब है और मुझे उस महल में जाने और खजाना प्राप्त करने का विचार त्याग देना चाहिए। अगर पिताजी ने कहा है तो सही कहा होगा, क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव और जानकारी है इस गांव के बारे में, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। और श्याम, तुम तो हमेशा ही अमीर बनने की कोशिश में लगे रहते हो। मुझे तो डर है कहीं तुम्हारा ये लालच तुम्हें किसी खतरे में न डाल दे। ऐसा नहीं है राधा, मैं तो बस गांव वालों की भलाई के लिए कह रहा था। क्योंकि तुम दोनों सोचो, अगर हमें वो सारा धन मिल जाए तो जो गरीब किसान जमींदार के कर्ज तले दबे हैं, हम उन्हें मुक्त करा सकेंगे। मुझे खजाने के बारे में तो कुछ नहीं पता, पर तुम्हारी दरियादिली देखकर मुझे अच्छा लगा श्याम। आज के समय में कौन है जो दूसरों के बारे में सोचता है, पर तुमने सोचा। हाँ, ये बात तो ठीक है। अगर तुम्हें उन किसानों की फिक्र है तो फिर हमें एक बार चलकर उस खजाने के बारे में पता करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम करना होगा। क्या राधा, क्या ज़रूरी काम है? उस महल से कुछ ही दूर पर बहुत सालों से एक भिक्षु रहते हैं। मेरी माँ बताती थी कि उन भिक्षु के पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। क्यों ना एक बार हम उनसे जाकर पूछ लें, ताकि हमें कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे हमारा काम और आसान हो सके। ठीक कहती हो राधा, हमें एक बार चलकर उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। इसके बाद तीनों भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं।
वे देखते हैं कि भिक्षु आंखें बंद किए हुए साधना में लीन हैं। इसके बाद वे तीनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और भिक्षु के आँख खोलने का इंतजार करने लगते हैं। जब भिक्षु आँख खोलते हैं तो उन्हें सामने देखकर बोलते हैं, कौन हो तुम लोग और क्या काम है तुम्हें? भिक्षु जी, हम इसी जंगल के पास वाले गांव के निवासी हैं। हमें आपसे एक ज़रूरी काम है। और क्या काम है तुम्हें? भिक्षु जी, आप तो जानते ही होंगे कि यहाँ से कुछ ही दूर एक खंडहरनुमा महल है जो वर्षों से ऐसे ही खाली पड़ा है। उसी के बारे में हमें एक रहस्य पता चला है कि वहाँ खजाना गड़ा हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम उस खजाने तक कैसे पहुँचें? तुम लोगों को उस महल के बारे में और क्या पता है? भिक्षु जी, हमें तो कुछ खास पता नहीं है। बस गांव वालों से इतना सुना है कि जो भी उस महल में खजाने की तलाश में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या आप इसका कारण जानते हैं? हाँ, इसके पीछे कारण है। वो जादुई जानवर जो उस खजाने की रखवाली करता है, वो उन सभी को मार देता है जो बुरी नीयत से खजाना पाने जाते हैं। और तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो क्या भिक्षु जी इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम कभी उस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? क्या वो हमेशा वहीं दफन रहेगा? उपाय है। यदि कोई साफ दिल वाला व्यक्ति भली नीयत से उस खजाने को लेने जाए तो वो जानवर उसे जाने देगा, लेकिन उसकी नीयत में ज़रा भी खोट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसके साथ जाने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। इसके बाद तीनों राम के घर आ जाते हैं। अब हम क्या करें? क्या खजाना पाने का विचार छोड़ दें? मुझे नहीं लगता कि गांव में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अरे राधा, तुम भी बहुत नासमझ हो। भिक्षु जी ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता हो वही योग्य है। अब बताओ, राम से भला इंसान कोई और व्यक्ति हो सकता है क्या? पर तुम अपने फायदे के लिए राम की जान खतरे में नहीं डाल सकते। नहीं राधा, श्याम को मेरी जान की फिक्र है, पर उसे गांव के किसानों का भी ध्यान है, इसलिए वह ऐसा कह रहा है। और रही बात मेरे जाने की, तो एक बार जाने में क्या हर्ज है? इसके बाद तीनों उस महल के पास पहुंच जाते हैं। महल तो पूरी तरह से ढह गया है और सच ही कहते हैं लोग, हर चीज समय के साथ ढह जाती है, चाहे वो महल ही क्यों ना हो। हाँ श्याम, तुमने ठीक कहा, पर अब हमें ज्यादा देर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो अंदर प्रवेश करते हैं। देखो, दरवाजा थोड़ा सा टूटा हुआ है, उसी से प्रवेश करते हैं, क्योंकि पूरा खोलने में बहुत मेहनत लगेगी और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा भी है। हाँ, तुमने ठीक कहा राम। अब तुम सबसे पहले प्रवेश करो, जैसा कि भिक्षु ने कहा था। उसके बाद हम दोनों प्रवेश करेंगे। इसके बाद राम महल के अंदर जाता है और पीछे पीछे श्याम और राधा भी अंदर आ जाते हैं। बाहर से तो महल बिल्कुल गंदा और टूटा फूटा था, पर अंदर से बहुत साफ है, जैसे कल ही इसे साफ किया गया हो। ये भी कोई रहस्य मालूम होता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बाहर की दीवारें तो टूटी थी, अंदर की दीवारें इतनी सही सलामत कैसे हैं? जरूर यहाँ कोई आता होगा। वे तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक जानवर उड़ता हुआ आता है। हे भगवान, ये कैसा जानवर है जो उड़ रहा है? मुझे लगता है यह वही जानवर है जिसके बारे में भिक्षु ने हमें बताया था। वही जादुई जानवर जो खजाने की रक्षा करता है। हमें संभलकर हर कदम रखना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो श्याम। यह वही जानवर है जिसके बारे में भिक्षु ने हमें बताया था, पर यह नहीं बताया था कि यह जानवर उड़ता भी है। तभी वो जानवर गहरी, डरावनी आवाज में बोलता है, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हम इसी गांव के निवासी हैं। खजाने की तलाश में इस महल में आए हैं। तुम लोग भी खजाने की ही तलाश में आए हो? हाँ, हम भी खजाने की तलाश में आए हैं और खजाना लेकर ही जाएंगे। तुम्हें जो करना है कर लेना। मैं तो कुछ नहीं करता। जो लोग मरते हैं वे अपने आप मरते हैं, क्योंकि वे उसी लायक होते हैं। लेकिन अगर तुम सब उसकी तरह नहीं हुए तो तुम्हारा हाल भी उसकी तरह नहीं होगा। क्या पता तुम ही इस बार इस खेल का अंत कर दो। ऐसा खेल? कैसा परिणाम? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जल्दी ही समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका सही उत्तर देना। तुम में से किसी एक ने भी सही उत्तर दे दिया तो मैं सबको अंदर जाने दूंगा। मेरा प्रश्न है, यदि तुम्हें धन मिल गया तो तुम उसका क्या करोगे? बारी बारी से उत्तर दो। मैं सबसे पहले जमींदार और बाकी लोगों से जो उधार लिया है उसे चुका दूंगा।
फिर जो धन बचेगा उसे ज़रूरतमंद किसानों को उधार दूंगा ताकि उसके ब्याज से आराम से ज़िंदगी जी सकूं। मेरे पिताजी को मेरी विवाह की चिंता रहती है। सबसे पहले मैं कुछ धन पिताजी को दूंगी ताकि वो मेरी शादी अच्छे से कर सके और बाकी धन गरीबों में बांट दूंगी। मैं सारा का सारा धन उन गरीब किसानों को दे दूंगा जो जमींदार के कर्ज तले दबे हैं, ताकि वे जमींदार का कर्ज उतार सकें और स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सकें। और तुम अपने लिए कुछ नहीं रखोगे? मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है जो मेरे लिए काफी है। उससे जो धन प्राप्त होता है वह मेरे भरण पोषण के लिए पर्याप्त है, इसलिए मुझे तुम्हारे धन की जरूरत नहीं। बहुत खूब, तुम्हारे जवाब ने मेरा दिल जीत लिया। तुम एक सच्चे इंसान हो। जाओ, उस खजाने को प्राप्त करो और गरीबों की मदद करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ कि खजाना सही हाथों में है। और हाँ, कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो याद करना। इसके बाद वह जानवर वहाँ से गायब हो जाता है। तो अब हमें अंदर चलना चाहिए। अब तो उस जादुई जानवर ने भी हमें अनुमति दे दी है। इसके बाद तीनों चलते चलते एक कमरे के पास पहुँचते हैं। राम और राधा, तुम दोनों इस कमरे में निरीक्षण करो और मैं दूसरे कमरे में देखता हूँ। सब एक साथ एक ही जगह जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो श्याम। इसके बाद श्याम दूसरे कमरे की ओर जाने लगता है। इसके बाद राम और राधा कमरे के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। राम पीछे मुड़कर देखता है तो उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। राम को समझते देर नहीं लगती कि दरवाजा श्याम ने बंद किया है। इसके बाद राम दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। श्याम, श्याम, मुझे पता है कि तुम बाहर ही खड़े हो। श्याम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं और राधा इस कमरे के अंदर हैं। बहुत अच्छे से पता है कि तुम और राधा अंदर हो, बल्कि तुम खुद नहीं गए, मैंने तुम्हें भेजा है एक योजना के तहत। योजना? कैसी योजना? अरे मेरे भोले दोस्त, मैंने मुखिया जी के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी कि किसी सच्चे मन वाले इंसान को ढूंढकर हम बस उस जानवर से बचना चाहते थे। लो, जमींदार जी भी आ गए। नमस्ते जमींदार जी। खुश रहो, काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है। सब आपकी कृपा है प्रभु। आप नहीं होते तो शायद मैं आज तक गरीब ही रह जाता। आपने मुझे गरीबी से निकाला है। बेटी से शादी की तैयारी शुरू करो और हाँ, इन दोनों को यहीं सड़ने दो। चलो, हम नक्शे में बताई गई जगह से खजाना ले लेते हैं। जी जमींदार जी, चलिए। इसके बाद श्याम जमींदार के साथ वहाँ से चला जाता है। राम, अब हम क्या करें? श्याम ने तो धोखा दे दिया। उस जमींदार ने उसे लालच देकर अपने साथ मिला लिया। अब हम क्या करें? राधा, अब हमें कुछ करना होगा। रुको, वो क्या चमक रहा है? वे उस चमकती चीज की ओर जाते हैं। ये तो वही खजाना है जिसके बारे में श्याम हमें बता रहा था। मुझे लगता है श्याम को पता नहीं था कि खजाना इसी कमरे में है, इसलिए वह हमें यहाँ बंद करके दूसरे कमरे में खजाना खोजने चला गया। इसके बाद राम ने वो खजाना उठा लिया और दोनों आश्चर्यचकित होकर काफी देर तक उस खजाने को देखते रहे। खजाना तो हमें मिल गया राम, लेकिन दरवाजा तो बंद है। हम बाहर कैसे निकलेंगे? वो देखो राधा, उधर की तरफ। मुझे लगता है पीछे का दरवाजा है। चलो, वहीं से निकलते हैं। उसके बाद दोनों धन लेकर वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकलकर वे भिक्षु की कुटिया के पास आ जाते हैं। भिक्षु जी, हम महल से निकलकर यहाँ कैसे पहुँच गए? अरे बच्चा, तुम्हें नहीं पता? महल का पीछे वाला दरवाजा यहीं की तरफ ही खुलता है। पर भिक्षु जी, मेरे मित्र श्याम और जमींदार का क्या हुआ? क्या वे अभी भी महल में ही हैं? अरे नहीं राम, अब उन लालची मनुष्यों का काम खत्म हो गया। वे तुम्हारे जरिए धन प्राप्त करना चाहते थे, पर उस जानवर ने उन दोनों को खत्म कर दिया। इससे पहले जमींदार मेरे पास आया था ये पता करने के लिए कि धन को कैसे प्राप्त किया जाए। तभी से वो भले व्यक्ति की तलाश में लगा था और तुम्हारे बारे में उसे पता चल गया होगा। तभी उसने श्याम को अपने यहाँ काम पर रखा और तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहा। लेकिन ये बात याद रखना, अंत में जीत सच्चे इंसान की ही होती है। जाओ और जाकर इस धन से गांव वालों की मदद करो। जमींदार और तुम्हारे मित्र श्याम को उनके किए का फल मिल चुका है।
इसके बाद दोनों धन लेकर गांव की ओर जाने लगते हैं।